बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम विजुअल इंटरफेस डिजाइन्स की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में टास्क एनालिसिस पर डिस्कशन की थी और हमने देखा था कि हायरार्किकल टास्क एनालिसिस किस तरह से काम करते हैं और कॉग्निटिव मॉडल्स में हम गोम्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। हमने देखा था कि गोम्स में हम किस तरह से टास्क और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस किस तरह की होती हैं। हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस पे या विजुअल इंटरफेसेस पे बात करेंगे। हम इंटरफेस डिजाइन गाइडलाइंस देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमने विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशंस किस तरह से करवानी होती हैं। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास इंटरफेसेस क्या होते हैं। इंटरफेसेस में हमारे पास इंटरफेसेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसके थ्रू यूजर किसी भी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास जो इंटरफेसेस होते हैं मोस्ट कॉमनली इनको हम यूजर इंटरफेसेस या यूआई भी कहते हैं। तो आपके सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके साथ यूजर कांटेक्ट कर सकता है, जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, वो आपके इंटरफेस का पार्ट होता है। यूजर चाहे उसके साथ फिजिकली इंटरेक्ट करे, परसेप्चुअली इंटरेक्ट करे या कॉन्सेप्चुअली इंटरेक्ट करे, आपका जो सिस्टम होता है उसके साथ इंटरेक्शंस यूजर जिस भी मेन से कर रहा होता है वो उसके इंटरफेस का पार्ट होता है। फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका यूजर कुछ फिजिकल एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे वो कोई बटन प्रेस कर सकता है, वो कोई की वर्ड जो है वो टाइप इन कर सकता है। परसेप्चुअल में क्या होता है कि हम यूजर की परसेप्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि यूजर किन चीजों को किस तरह से परसीव कर रहा है। परसेप्शन में हमारे पास सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन आ रहा होता है। परसेप्चुअल के परसेप्शंस के ऊपर हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है कि हमारे पास यूजर की सेंस ऑफ टच या सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ विजन किस तरह से यूजर के साथ काम कर रही होती है। जैसे यूजर जो है वो अगर किसी चीज को देखता है और सुनता है और अगर वो उसको टच करके फील भी करता है तो वो उससे परसीव क्या कर रहा होता है कि ये चीज क्या है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली डील करने का मतलब ये होता है कि हम यूजर का लेवल ऑफ नॉलेज या उसके जो मेंटल मॉडल्स होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं कि यूजर जो है कॉन्सेप्चुअली वो सिस्टम के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो इंटरफेसेस में हम ये देखते हैं कि यूजर किसी भी मीडियम से अगर हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। हमारे पास फिजिकली, परसेप्चुअली और कॉन्सेप्चुअली जो इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं उन तीनों चीजों को लेकर सिस्टम को डिजाइन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है और हमारे जो डिजाइनर्स होते हैं उनको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, फिर इंटरफेसेस डिजाइन होते हैं। तो डिजाइन करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। हम आस्क, थिंक और डिजाइन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। आस्क में ये होता है कि जो डिजाइनर्स होते हैं वो खुद से ये चीज एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, खुद से ये चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर यूजर किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे प्रेजेंट है तो वो उस स्क्रीन पे वहां पे क्या करना चाह रहा होगा, वो वहां पे क्यों आया है। थिंक का मतलब ये होता है, थिंक में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है यूजर वहां पे उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है उसको उस स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन कौन सी रिक्वायर्ड है और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिजाइन्स कर रहे होते हैं इंटरफेसेस को, जिसमें हम फॉर्म फॉलोज फंक्शन का रूल अप्लाई करते हैं। हमारे पास ये जो रूल होता है फॉर्म फॉलोज फंक्शन का, ये रूल हमारे पास आर्किटेक्चरल रूल से आया है। इसमें होता ही है कि हम फॉर्म फॉलोज फंक्शन में इस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है सिस्टम की या किसी भी स्ट्रक्चर की, जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, तो वो जो आपके पास एक्सटर्नल उसका व्यू होता है, वो एक्सटर्नल डिजाइन या एक्सटर्नल व्यू आपको उस पर्टिकुलर बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या सिस्टम के इंटरनल फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो आप उसकी जो भी एक्सटर्नल फॉर्म बना रहे होते हैं उसके इंटरनल फंक्शन को वो फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो हम एज अ डिजाइनर क्या करते हैं, हम पहले पूछते हैं कि हमारे पास जो यूजर है वो किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर क्या करने के लिए आएगा, उसको वहां उस स्क्रीन पर कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। हमारे पास ये दोनों चीजें आ जाती हैं
तो फिर हम क्या करते हैं, इंटरफेसेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उस डिज़ाइन में हम प्रिंसिपल ये वाला फ़ॉलो करते हैं कि हमारे पास जो एक्सटर्नल डिज़ाइन आ रहा हो, उसको देख के यूज़र को पता चल जाए कि इंटरनली हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन रूल्स में जिन चीज़ों को फ़ॉलो करना होता है, उन चीज़ों में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास कुछ ह्यूरिस्टिक्स होते हैं या गाइडलाइंस होती हैं, जिनकी बेसिस पे हम अपने डिज़ाइन्स को इंटरफेसेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ आइटम होता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ आइटम होता है, हमारे पास डेकोरेशंस होती हैं, हमारे पास अलाइनमेंट्स ऑफ आइटम्स होते हैं और हमारे पास व्हाइट स्पेसेस होती हैं, जो कि इंटरफेस को डिज़ाइन करने में हेल्प कर रही होती हैं। जैसे ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स में आप क्या कर सकते हैं कि आपने सिमिलर आइटम्स को एक ही जगह पे ग्रुप करना होता है, ताकि आपका जो यूज़र है, उसको सिमिलर इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे कंबाइंड नज़र आता है। जैसे आपके पास ये एक रिसीट है, एक ऑर्डर फॉर्म है, जिसमें आपके पास बिलिंग डिटेल्स और डिलीवरी डिटेल्स को ग्रुप किया हुआ है एक ग्रुप के अंदर, और फिर आपके पास ऑर्डर की डिटेल्स हैं कि यूज़र ने यहाँ पे इस चीज़ का ऑर्डर किया था, उसकी ये क्वांटिटी थी, उसकी ये कॉस्ट थी। बिलिंग डिटेल्स में आप क्या करते हैं, आप नेम और एड्रेस बता रहे होते हैं कि इस शख्स ने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया था और ये ऑर्डर डिलीवर कहाँ पे होगा, किसके नाम पे होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, उसका डिलीवरी टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आप ग्रुप कर रहे होते हैं। तो आप जब भी इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं, तो कोशिश आप ये करते हैं कि आपके पास जो आइटम्स हैं, सिमिलर आइटम्स हैं, उनको आप ग्रुप अप करके एक जगह पे प्लेस कर लें। फिर आपके पास ऑर्डर ऑफ आइटम्स होता है। ऑर्डर ऑफ आइटम्स में ये होता है कि हमारे पास नेचुरल रूटीन में जो ऑर्डर फॉलो हो रहा होता है, हम उसी ऑर्डर को फॉलो करके अपने आइटम्स को इंटरफेसेस के ऊपर प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे आप जब किसी से मिलते हैं, तो आप पहले उसका नाम पूछते हैं और उसके बाद उसका एड्रेस जो होता है, वो पूछ रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई हमारे पास नेचुरल रूटीन में क्या होता है, नेम पहले आता है और एड्रेस बाद में आ रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास जो होता है ना, वो आपके पास रूल होता है डेकोरेशंस का। डेकोरेशन के रूल में क्या होता है कि हम अपने जो भी इंटरफेस होता है, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे आइटम्स या एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम ग्रुप अप कर रहे होते हैं और उसकी ग्रुपिंग में हम कुछ डेकोरेशन या एस्थेटिक्स इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे आप बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। इन बॉक्सेस से आप क्या कर रहे होते हैं, आप बेसिकली लॉजिकली आइटम्स को ग्रुप अप कर रहे होते हैं, या आप अपना फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके किसी एक स्पेसिफिक आइटम के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। लेकिन जब भी आप डेकोरेशन यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेकोरेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको मिनिमलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। हम लोगों ने मिनिमलिस्टिक अप्रोच ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास होता है अलाइनमेंट ऑफ आइटम्स। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपने आइटम्स को एक लाइन में किस तरह से प्लेस करना है। तो आपके पास टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होती है, आपके पास नेमिंग कन्वेंशंस होती हैं, आपके पास नंबर अलाइनमेंट्स होती हैं और आपके पास टैबुलर अलाइनमेंट्स होती हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट में हम ये देखते हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट प्लेस करवाना है, सेंट्रलाइज करना है, या हमने लेफ्ट टू राइट प्लेस करना है। तो जैसे आपके पास इंटरफेसेस होते हैं जिसमें उर्दू में लिखा गया होता है, तो उसमें आपके पास जो अलाइनमेंट्स आ रही होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेबसाइट है और वो वेबसाइट आपके पास उर्दू में लिखी हुई है, तो उसके अंदर जो हम अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, वो हम राइट टू लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। वो अलाइनमेंट ज़्यादा सूटेबल होती है। लेकिन अगर कोई वेबसाइट हमारे पास इंग्लिश में है, तो फिर इंग्लिश में आप उसको लेफ्ट टू राइट अलाइन करेंगे, और इस राइट टू लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट की वजह से यूजर के लिए इसको रीड आउट करना आसान होगा। इसी तरह से हमारे पास नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं कि आपने इंटरनेशनली अगर आपकी एप्लीकेशन में नेम्स यूज हो रहे हैं, तो आप उसमें नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पासपोर्ट होता है, तो उस पासपोर्ट में क्या होता है कि आपका जो सर नेम होता है, या जो आपका फैमिली नेम होता है, या जो आपके पास जो आपके नेम का सेकंड पार्ट होता है, वो पहले आता है, और जो आपका फर्स्ट नेम होता है वो बाद में आ रहा होता है। या जैसे आपने कमेंट्री सुनी होगी क्रिकेट में, जैसे शाहिद अफरीदी होता है, तो उसको सारे कमेंटेटर्स अफरीदी कहते हैं। तो जो सेकंड नेम आपका होता है ना, वो बेसिकली इंटरनेशनली आपका नेम कंसिडर होता है। तो अगर आपका नाम एलन डिक्स है, तो आप एलन डिक्स को इस तरह से नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, डिक्स लिखेंगे, कॉमा प्लेस करेंगे और फिर आप एलन लिखेंगे। या फिर अगर आप एलन डिक्स ही लिखना चाह रहे हैं,
फिर आपको एलन में और डिक्स में स्पेस देनी होती है ताकि पता चले कि इसमें से आपका फर्स्ट नेम कौन सा है और आपका सरनेम कौन सा है। देन आपके पास नंबर अलाइनमेंट्स होती हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसको राइट अलाइनमेंट करवा लें, यानी कि आपके पास जितने भी फिगर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे फिगर्स आप राइट साइड पे अलाइन करवा दें, या आपके पास ऑप्शन होती है कि आप डेसिमल पॉइंट की अलाइनमेंट कर लें, यानी कि आप अगर इन वाली एग्जांपल्स में देखें तो आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है ना वो आपके पास अलाइन आ रहा है। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसके अंदर से फिगर्स को फाइंड आउट करना ज्यादा आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से फौरन देख के बता सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा फिगर जो है वो 1 का है, उसके बाद आपके पास 2 आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे 56 आ रहा है। लेकिन अगर यही चीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो ये चीज यहाँ से फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल होगा कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आपके पास ये टैबुलर अलाइनमेंट्स है। टैबुलर अलाइनमेंट्स में हम टेबल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है और ये आपके पास बिलिंग एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी शॉप पे गए हैं और आपने ये सारी चीजें परचेज की हैं, तो आपके पास ये वाला जो बिल है ये आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें से आपके पास ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में से आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी तरह से यूजर को उसका बिल शो करवा सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स में बिल को फाइंड आउट करना, उसकी डिटेल्स को फाइंड आउट करना ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे इस वाले बिल में अगर ये बिल आपने फाइंड आउट करना है तो आपको चॉकलेट की प्राइस फाइंड करने के लिए इसके आगे से फिंगर यहाँ पे लेकर आनी पड़ेगी और फिर आपको मुश्किल से पता चलेगा कि आपके पास इसकी जो प्राइस है वो 35 है। एज कम्पेयर टू दैट अगर आप यहाँ पे देखें जिसमें आपके पास कलर कंट्रास्ट यूज हुआ है डिफरेंट रोज में, तो यहाँ से आपके पास किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की प्राइस फाइंड आउट करना आसान है। यहीं पे अगर आप इस तरह से इसमें प्लेसमेंट करते हैं जिसमें आपके पास जो भी आइटम है उसकी जो डिटेल है वो आपने उसके सामने रखी हुई है एग्जैक्टली, तो इस चीज को फाइंड आउट करना आपके लिए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कि अगर आप इस वाले टेबल की बात करें। इसी तरह से इंटरफेस डिजाइनिंग में आपके पास वाइट स्पेसेस जो होती हैं जो कि आप आइटम्स के दरम्यान में प्लेस कर रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आप चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं, आपके पास ये सारे के सारे एलिमेंट प्लेसमेंट है कि आप एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे वाइट स्पेस दे सकते हैं ताकि आपके एलिमेंट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हो। आप इसको ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको अलाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसको प्लेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपके पास वाइट स्पेसेस जो होती हैं वो काफ़ी तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं और अगर आप वाइट स्पेसेस को यूज़ करते हैं तो आपका जो सिस्टम होता है, जो इंटरफेस होता है उसकी डिज़ाइनिंग में आपको हेल्प हो रही होती है। ये आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास एक ऑर्डिनरी माइक्रोवेव है, इसका आपको इंटरफेस दिया हुआ है कि आप माइक्रोवेव के फंक्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो ग्रुपिंग ऑफ आइटम है उसमें क्या है कि आपके पास जो सिमिलर थिंग्स हैं वो आपने ग्रुप किया हुआ है। जैसे ये आपके पास defrost की सेटिंग्स है तो ये आपके पास ग्रुप होके एक जगह पे आ रही है। जैसे टाइप ऑफ फूड अगर आपने सेलेक्ट करना है तो ये आपके पास टाइप ऑफ फूड एक जगह पे ग्रुप होके आ रही है। अगर आपने टाइमर सेट करना है तो टाइमर की जो आपके पास सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे ग्रुप होके एक जगह पे आ रही हैं। इसी तरह से अगर आप ऑर्डर ऑफ आइटम देखें तो आप क्या करते हैं कि टाइप ऑफ हीटिंग सेलेक्ट करते हैं कि आपने हीटिंग किस तरह की रखनी है, आप टेम्परेचर सेट करते हैं तो वो आपके पास नंबर 2 पे आ रहा है। पहले आप हीटिंग सेट करेंगे, फिर आप टेम्परेचर सेट करेंगे, फिर आप टाइम टू कुक सेट करेंगे और उसके बाद आपके पास स्टार्ट का बटन आ रहा है। तो आपके पास जो आइटम्स प्लेस हुए हैं उन आइटम्स में ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि जिस तरह से हमारे पास नॉर्मली रूटीन में चीजें कैरी आउट करते हैं लोग, उसी तरह से आपने आइटम्स को यहाँ पे प्लेस करना होता है। यहाँ पे आपके पास डेकोरेशंस है, तो डेकोरेशंस में क्या है कि आपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे कलर्स चेंज है, आपके पास जो बटन्स हैं उनके स्टाइल्स चेंज है, कहीं पे बॉक्स लगा हुआ है, कहीं पे सर्कुलर है, कहीं पे फिल्ड बॉक्सेस हैं, कहीं पे एम्प्टी बॉक्सेस हैं, तो कहीं पे आपने उसका जो है स्टाइल चेंज किया हुआ है। तो ये आपको सारी सारी चीज़ें डेकोरेशन में होती हैं। ये डेकोरेशन आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने में और आपके इंटरफेस को बेटर बनाने में। इसी तरह से अलाइनमेंट्स है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है इन बटन्स के दरम्यान में आपने सेंट्रली सारे के सारे टेक्स्ट को अलाइन किया हुआ है। इसके अलावा आपके पास जो अलाइनमेंट्स है उसमें क्या है कि आपने बटन्स एक ही जगह पे अलाइन करके रखे हुए हैं। ये सारे के सारे बटन्स एक ही रो में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो यूजर है
उसके लिए इन बटन्स को रीड आउट करना और इनके साथ इंटरैक्ट करना और इनको स्कैन करना ज़्यादा ईज़ी है। इसी तरह से आपके पास व्हाइट स्पेसेस है। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस आ रही हैं। सारी व्हाइट स्पेसेस जो हैं ये क्या कर रही हैं कि ग्रुपिंग का टास्क भी परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा आपकी जो सेंस ऑफ ब्यूटी या एस्थेटिक्स हैं वो इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसकी वजह से आपको जो इंटरफेस है उसको रीड करना ज़्यादा आसान है यूजर्स के लिए। हमारे पास इंटरफेसेस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं, हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं, हमारे पास वॉइस कंट्रोल इंटरफेसेस होते हैं और हमारे पास जेस्चर बेस्ड इंटरफेसेस होते हैं, जीबीआईज कहते हैं जिनको। हम वन बाय वन इन इंटरफेसेस को डिस्कस कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि ये इंटरफेसेस किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास जो कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं जिन्हें हम CMDs भी कहते हैं, ये कमांड लाइन इंटरफेसेस जो होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली कमांड टाइप करते हैं और वो जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर कमांड्स टाइप की है और हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। इस इंटरफेस का एक बेसिक प्रॉब्लम ये होता है कि अगर यूजर को कमांड एग्जैक्टली याद नहीं है तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है टाइप हेल्प कॉपीराइट क्रेडिट्स और लाइसेंस फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यूजर ने यहाँ पे टाइप किया है हेल्प, तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि उसने हेल्प का सिंटैक्स सही नहीं लिखा या उसको पता नहीं है कि सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे दोबारा यूजर ने हेल्प सही करके लिखा है तो उसके बाद यहाँ पे जो पाइथन है इसकी यूटिलिटी में हेल्प के जितने भी फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गए हैं। कमांड लाइन इंटरफेसेस में ड्रॉबैक तो ये होता है कि आपको कमांड्स याद रखनी होती हैं और अगर बहुत ज़्यादा कमांड्स है तो आपको सारी की सारी बीइंग यूजर सारी की सारी कमांड आप याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि ये जो आपके पास इंटरेक्शंस है ना उन इंटरेक्शंस में आपको क्विक रिस्पॉन्स दे रहा होता है, एग्जीक्यूट जल्दी हो जाता है और इसके अलावा ये आपको डीप डाउन इंटरेक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आप रूट डायरेक्टरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं इस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर हम विजुअल इंडिकेटर रिप्रेजेंटेशंस ले रहे होते हैं। तो जो विजुअल इंडिकेटर्स होते हैं वो विजुअल इंडिकेटर्स हमें ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो भी इंटरफेस है उस इंटरफेस में काम किस तरह से होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास एक लेटर का आइकन बना हुआ है तो ये विजुअलाइज करवा रहा है हमें कि यहाँ से आप कोई भी ईमेल पोस्ट कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे कैमरा का आइकन है तो यहाँ पे कैमरा के आइकन को देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ से हम कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं। ये आपके पास एक्सेल शीट्स हैं, आपके पास नोट पैड है, आपके पास म्यूजिक का ऑप्शन है, आपके पास ये कैलेंडर का ऑप्शन है, आपके पास फोटोज हैं, आपके पास वेदर अपडेट्स हैं। तो इन सारे के सारे विजुअल इंडिकेटर्स को या विजुअल रिप्रेजेंटेशंस को देख के हमें पता चल जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट किस तरह से करना है। हमारे पास जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस होते हैं या विजुअल इंटरफेसेस होते हैं उन विजुअल इंटरफेसेस में हमारे पास मोस्ट कॉमनली विम इंटरफेसेस यूज हो रहे होते हैं। तो हमारे पास जो GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस या विजुअल यूजर इंटरफेसेस जो होते हैं उनको हम विम्प के थ्रू रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। विम्प इंटरफेसेस में हमारे पास जो GUI में चीजें यूज हो रही होती हैं वो स्टैंड करती हैं। W जो होता है वो विंडोज के लिए स्टैंड कर रहा होता है, I आइकन्स के लिए स्टैंड करता है, M मेन्यूज के लिए स्टैंड कर रहा होता है और जो P होता है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस या पॉइंटर्स के लिए स्टैंड करता है। हमारे पास विंडोज जो है वो विंडोज बेसिकली ये कर रही होती है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक एरिया एलोकेट कर रही होती है किसी भी एप्लीकेशन के लिए और उस एप्लीकेशन के साथ जितनी भी चीजें एसोसिएटेड होती हैं वो सारी की सारी चीजें एसोसिएटेड होकर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिस्प्ले हो रही होती हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं जो कि हम सेम टाइम पर रन कर रहे होते हैं तो वो जो मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या कर रही होती हैं कि हमारे पास जितने भी ग्राफिकल डिस्प्ले रिसोर्सेज होते हैं उन ग्राफिकल डिस्प्ले रिसोर्सेज को उन मल्टीपल एप्लीकेशंस के दरम्यान में डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं। जैसे आप मल्टीपल विंडोज ओपन करते हैं
और आप कुछ मिनिमाइज करते हैं, कुछ मैक्सिमाइज करते हैं, तो आपके पास जो भी एरिया उस विंडो का एलोकेट हो रहा होता है, उस एरिया में आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बारे में इंटरैक्ट कर सकते हैं उसके साथ। जैसे अगर आपके पास ये एक पूरी स्क्रीन है, तो इस पूरी स्क्रीन पे इस वक्त पावर पॉइंट की स्लाइड है, और इस स्लाइड में जितनी भी आपके पास जगह आ रही है या जितना भी एरिया आ रहा है, इसके अंदर इस पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर सकती हूँ, या इसके अंदर मैं डिस्प्ले करवा सकती हूँ चीज़ों को, या मैं डिस्प्ले चीज़ों के साथ इंटरैक्ट कर सकती हूँ। तो जो विंडोज का सिस्टम होता है ना, जो आपका सिस्टम है, जो जिसमें आप एप्लीकेशन बनाते हैं, वो एप्लीकेशन आपके पास ओवरलैपिंग विंडोज को सपोर्ट करता है। जैसे आप एक विंडो ओपन करते हैं एक एप्लीकेशन की, आप दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर दूसरी एप्लीकेशन की विंडो ओपन हो जाती है, आप थर्ड लॉन्च करते हैं तो आपके पास थर्ड लॉन्च हो जाती है। तो आपकी जो विंडोज का पोर्शन होता है, वो विंडोज क्या कर रही होती है कि आपके यूजर्स को सेवरल प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली चलाने की ऑप्शन दे रहा होता है। और अगर आपने किसी भी एक एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, उस विंडो को सिलेक्ट करते हैं, वो विंडो फ्रंट पे आ जाती है, तो आप उस विंडो के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसके डिस्प्ले रिसोर्सेज के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्टिंग ऑफ विंडोज भी कहते हैं। तो विंडोज हमें ऑप्शन प्रोवाइड कर रही होती है कि हमारे पास जो भी विंडो है, इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर जितने भी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं या जितनी भी चीजें हैं, वो हम इसके ऊपर डिस्प्ले करवा दें। यूजर इसमें से आउटपुट देख रहा होता है और इसके अंदर से इनपुट भी प्रोवाइड कर सकता है इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट वेब इंटरफेसेस में हमारे पास आइकन्स होता है। आइकन्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई सिंबल होता है या कोई इमेज होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी भी एक स्पेसिफिक फीचर को। जैसे आप किसी फाइल को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, आप फोल्डर को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, आप किसी एक पूरी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, आप डिवाइस को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे आप प्रिंटर का आइकन यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जो आइकन्स होते हैं ना, वो लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक फीचर को एक्सेस करना है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करें और उसको यूज करना स्टार्ट कर दें। हमारे पास जो आइकन्स होते हैं, इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स होते हैं। हमारे पास मेटाफोर्स होता है, हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग होती है, और हमारे पास कन्वेंशन आइकन्स होते हैं। मेटाफोर में हम क्या करते हैं, मेटाफोर में हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में एक चीज एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होती है, तो हम उस डोमेन का नॉलेज अपने सिस्टम के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो विंडोज होती हैं, उसमें आप अगर ऑफिस को ओपन करें या पावर पॉइंट स्लाइड्स को ओपन करें, तो उसमें जो आपने कट एंड पेस्ट का ऑप्शन यूज करना होता है, उसमें आपके पास सीजर का आइकन नजर आ रहा होता है। तो ये जो सीजर का आइकन है, ये सीजर का आइकन एक्चुअली हम अपने सिस्टम के अंदर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे पास यूजुअली जो कट की ऑप्शन होती है, उसके लिए सीजर जो होता है वो यूज करते हैं हम। तो दैट्स व्हाई हम सीजर की ऑप्शन इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। डायरेक्ट मैपिंग में क्या होता है, डायरेक्ट मैपिंग में ये होता है कि हमारे पास जो चीज जिस पर्पस के लिए यूज हो रही होती है, हम उसी पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो प्रिंटर्स होते हैं, वो प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आप अगर आइकन को चेक करें, तो जहां से आपने पेपर को प्रिंट करवाना होता है, वहां पे आपके पास प्रिंटर का आइकन आ रहा होता है। तो जो प्रिंटर आइकन है, उसको देख के फौरन से पता चल जाता है कि अगर आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट करवा रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास कन्वेंशन आइकन्स होते हैं। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें पहले से जिस तरह चलती चली आ रही हैं, आप उनको उसी तरह से यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी फाइल को सेव करना होता है, तो उस सेव की ऑप्शन पे आपके पास एक फ्लॉपी का आइकन आ रहा होता है। तो ऑल दो कि अब फ्लॉपीज को हम अपनी डेटा को सेव करने के लिए यूज नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है, एक कन्वेंशन बन चुकी है, तो हमने जब भी सेव का ऑप्शन यूज करवाना होता है, तो हम वहां पे फ्लॉपी डिस्क का आइकन यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कन्वेंशन आइकन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास वेब इंटरफेसेस में मेन्यूज होते हैं। मेन्यूज क्या कर रहे होते हैं कि हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दे रहे होता है, जिनमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जो आपके पास मेन्यूज होते हैं, उसमें आप यूजर से कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या आप कोई भी एलिमेंट वहां पर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट करवा सकते हैं यूजर से,
या आप कोई एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं। जैसे आपके पास वेबसाइट्स में होता है कि आप एक एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्प्ले होने लगते हैं मेन्यूज के अंदर, और उन मेन्यूज में से आप किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास जो मेन्यूज होते हैं ना उनमें रूल ये होता है कि आपने ना ग्रुपिंग करनी होती है सिमिलर आइटम्स की किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर। इस ग्रुपिंग में हमारे पास जो हायरार्की होती है ना वो कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम हायरार्कीज क्रिएट करते हैं, हम लेवल्स क्रिएट करते हैं, उन लेवल्स पे हम एक जैसी चीजें रखते हैं, या हम कैस्केडिंग मेन्यूज या पॉपअप मेन्यूज यूज कर रहे होते हैं। कैस्केडिंग मेन्यूज या पॉपअप मेन्यूज में क्या होता है कि आप मेन्यूज को पॉपअप करवाते हैं और वो आपके पास कैस्केड होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपने एक मेन्यू के अंदर एसोसिएट किए होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स, फिर आप उनमें से किसी और एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट जो है कोई और मेन्यूज ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक फ्लाई आउट मेन्यू है, इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस दी हैं बहुत सारी। जैसे आप ब्रेकिंग न्यूज पे गए हैं तो ब्रेकिंग न्यूज में से आपने अगर स्पोर्ट्स की न्यूज लेनी है तो उन स्पोर्ट्स की न्यूज में आपके पास ये ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है, ये कैस्केड होती जा रही है आपके पास विंडो। तो इस कैस्केडेड विंडोज के अंदर से आप जाके कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास होते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। इन पॉइंटिंग डिवाइसेस में क्या होता है कि आपके पास कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके थ्रू आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपके पास माउस हो सकता है, आपके पास जॉयस्टिक्स हो सकती हैं, आपके पास पेंसिल्स हो सकती हैं, आपके पास स्टाइलस हो सकते हैं, आपके पास ट्रैक बॉल्स हो सकती हैं, या जैसे आपके पास टच स्क्रीन होती हैं तो उसमें आपके पास जो आपका हैंड होता है या किसी भी चीज़ से आप उसे टच कर सकते हैं तो आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस होती है। या आपके पास रिमोट पॉइंटर्स होते हैं, जैसे आपके पास इंफ्रारेड पॉइंटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप सिस्टम में पॉइंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये आपके पास पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। या जैसे आपके पास कर्सर्स होते हैं और आपके पास पॉइंटर्स होते हैं, तो ये आपको बता रहे होते हैं कि आप इस वक्त किस स्पेसिफिक एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं।